क्वेश्चन नंबर 124 मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों के उदय को समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट इन डिमांड थ्योरी। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एस्टेट इकोनॉमिक्स 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन को, जिसमें हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन जो मांग की थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर है। एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, एक एक ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक थ्योरी जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम निकाल करके लेकर के आएंगे। तो लास्ट तक बने रहें हमारे अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम कहते आए हैं दोस्तों, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए, क्या कहता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के, अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। जैसे जैसे ये कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप हुए हैं इन डिमांड थ्योरी में, तो उनको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं डॉक्टर मार्शल को, और जब हम डॉक्टर मार्शल की बात करते हैं तो डॉक्टर मार्शल ने जो है एक कंसेप्ट हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल थ्योरी, जिसमें डॉक्टर मार्शल जो है वो कहते हैं कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश करती है। गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, गुड्स की एमयू जो होती है वो क्या करती है, डिमिनिश करती है। क्लियर है बात? तो यहां वो ये कहते हैं कि जहां पर मनी की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये आप देखते हैं कि ये MUM है और यहां पर आप कहते हैं कि ये MUX है, यानी कि X वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जो कि डिक्लाइन कर रही है, MUM जो कि कांस्टेंट है। ये वो एक पॉइंट है जहां पर, ये वो क्वांटिटी है जहां पर आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। और ये थ्योरी क्या कहती है, कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को जो है वो कार्डिनल यानी कि नंबर में माप सकते हैं। और ये जो थ्योरी आई थी दोस्तों, ये आपकी आई थी 1890 में, क्योंकि डॉक्टर मार्शल की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वो आपकी आई थी 1890 में। इसलिए इस थ्योरी का जो इजाद है वो हम मानते हैं कि 1890 के अंदर ये जो थ्योरी है वो आई थी। कार्डिनल अप्रोच इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका आया कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, गणनात्मक उपयोगिता 1890। दूसरा हम देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म किया गया, कार्डिनल अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म है वो किया गया, क्या कहा गया, ये कहा गया कि जो भी यूटिलिटी हमारी होती है उसको हम नंबर में माप नहीं सकते हैं, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको हम रैंक दे सकते हैं, उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। ये जो क्रिटिसिज्म था वो किया गया था हिग्स और एलन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हिग्स एंड एलन जो है उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया, और इनकी जो थ्योरी है उसको जाना गया ऑर्डिनल थ्योरी, यानी कि ऑर्डर दे सकते हैं ऑर्डिनल थ्योरी के नाम से। और ये ऑर्डिनल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि यूटिलिटी को नंबर में माप नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि मेरे को यहाँ ये ज्यादा अच्छा लगा, उसके बाद में ये कम अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ हिग्स एंड एलन की बात आती है, और यहीं आप देखते हैं कि इस थ्योरी से, ऑर्डिनल थ्योरी से जो है आपका निकल करके आता है IC कर्व। यहाँ से आप जो है वो IC कर्व को पढ़ते हैं, और यहीं आप देखते हैं कि जब बजट लाइन कंज्यूमर की और IC कर्व जो है वो एक दूसरे को टच करते हैं, और जो वहां पर दोनों का स्लोप बराबर होता है वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आप इक्विलिब्रियम जो है IC कर्व के साथ में देखते हैं। यहाँ आपने देखा ऊपर कि वहां आप MUM यानी कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में देख रहे थे। तो ये जो थ्योरी आई थी हिग्स एंड एलन की, ये आपकी आई थी 1934-1939 में। ठीक है ना, तो आपको ध्यान कर लेना है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये आपकी आई थी 1934 और 1939 में, यानी कि 1934 में इसके बारे में कहा गया था, इसके बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन 1939 में इसको फुल प्रूफ जो है एक थ्योरी के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था। तो उसके बाद आप देखते हैं कि 1890 के बाद में आप जो है वो देख रहे हैं 1934, ठीक है, हिग्स एंड एलन की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। उसके बाद जब आप देखते हैं तो आपका आता है रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस जो कि दी गई थी पॉल सैमुअल्सन जी के द्वारा। पॉल सैमुअल्सन
ठीक है। तो जैसे हिक्स एंड एलन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, हिक्स एंड एलन की थ्योरी है वो ये कहती है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं कि मैं पहले इसको प्रेफर करूंगा, फिर मैं जो है उस नंबर को प्रेफर करूंगा। तो पॉल सैमुअल्सन जी कहते हैं कि वो जब आपको कहेगा ना कि मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं या मेरे लिए ये पहले है ये बाद में है, तो वहां पर कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुछ जो है आपको अच्छे से ना बताए, वो आपके लिए हो सकता है कि वो ऐसे प्रकट कर रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है कुछ और चीजों से प्रभावित होकर के, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से पूछते हैं कि भाई आपको जो है वो क्या पसंद है, तो उसको हो सकता है कि दलिया पसंद हो, लेकिन वो क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में है तो वो वहां पर जो है वो कह सकता है कि मेरे को पनीर पसंद है, यानी कि ऑर्डर जो है वो दूसरा दे सकता है, ऑर्डर जो है वो दूसरा कह सकता है। तो वहां जो है वो ये कहता है कि ऑर्डरनल जो थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है वो ये बताती है कि आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि वो किसको प्रेफरेंस देता है, आप देखिए कि वो किसको प्रेफर कर रहा है। ये जो है आप जब बात करते हैं तो यहाँ आपका आता है कंसेप्ट पर रिवील्ड प्रेफरेंस का। तो वहां पर वो ये कहते हैं कि सपोज कीजिए कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में रह रहे हैं और आप देखते हैं कि वो जो है बार बार माउंटेन ड्यू जो है वो मांगता है, अगर उसको माउंटेन ड्यू नहीं मिलता है तो वो और पेप्सी लेना पसंद ही नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो माउंटेन ड्यू है। लेकिन हो सकता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ में हो और उसके दोस्त जो है वो थम्स अप को प्रेफर करते हो या थम्स अप को पसंद करते हो, तो उसमें वो कहे कि मेरी तो फर्स्ट चॉइस जो वो थम्स अप है। लेकिन जब वो खुद अकेला या फिर जब उसको हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो वो माउंटेन ड्यू को परचेज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकट अधिमान वो जो रिवील्ड कर रहा है, वो जो ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल रहा है, वो जो थ्योरी है वो आपकी दी थी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि दी गई थी पॉल सैमुअल्सन जी के द्वारा। और ये जो दी गई थी ये आपकी दी गई थी 1938 में, लेकिन इसको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को वापिस से जो है वो 1948 में पब्लिश किया गया था, यानी कि इसका जो पेपर है वो 1948 में, बात जो है वो 1938 में की गई थी। उसके बाद में आप देखते हैं न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न उपयोगिता का सिद्धांत, जहां आप जो है ये गेम थ्योरी की बात करते हैं। जब गेम थ्योरी आप देखते हैं और वहां पर आप जब गेम थ्योरी को जब आप देखते हैं न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न में, तो वहां आपको पता चलता है कि जो ये थ्योरी है ये आपकी दी गई थी 1944 में, ये आपको ध्यान कर लेना 1944 में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले कौन सा दिया गया, फिर कौन सा दिया गया और फिर कौन सा दिया गया, यानी कि स्टार्टिंग से अंत तक का समय के आधार पर आपको जो है ये क्रमबद्ध तरीका आपको पता चल गया। तो पहला आपको पता है गणनावाचक आया, पहले नंबर पे 4 नंबर आएगा, तो ये 4 नंबर यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को यही आता होता तो मैं इन दो ऑप्शन से जो है वो 50% निकाल लेता। ठीक है ना, कि भाई इन दोनों में से कोई आएगा तो एक जो है मेरा 50% जो है चांस बन जाते हैं कि ठीक होने के। फिर मेरे को पता है कि उसके बाद में आया आपका क्रमवाचक, तो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि आपका आया रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, प्रकट अधिमान जो है आपका यहाँ पर आया, जहां पर आप इसको जो है 1938 में देखते हैं। ठीक है, तो 1938 ये यहाँ पर आ गया आपका, फिर आपका आया 1944, ये आपका यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है। तो दोस्तों क्या आपको ये थ्योरी जो है वो पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी जो थ्योरीज हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 जो है वो क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, कि कौन सी ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइस की इक्वल होता है, आइए कहें कि कीमत जो है वो लागत के बराबर होती है। तो आप जब एकाधिकार बाजार में देखते हैं तो एकाधिकार बाजार में आपको पता है कि आपका AR कराओ और आपका MR कराओ, यहाँ से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है और ये आपकी कॉस्ट, और जहां पर MC/MR बराबर हो गए वो आपकी कॉस्ट डिसाइड हो गई, यानी कि वो आपका क्वांटिटी डिसाइड हो गया और इस क्वांटिटी पे आपका ये प्राइस जो है वो डिसाइड हो गया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका AR है वो ये है और आपकी कॉस्ट जो है MC वो यहाँ है, क्योंकि आपको सीमांत लागत की बात की गई है। ठीक है, तो आपका MC यहाँ है, आपका AR यहाँ है, जबकि ये कहता है कि कीमत और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि एकाधिकार बाजार में तो बराबर नहीं होता है। ठीक है,
फिर आप देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहां पर आप देखते हैं कि ये आपका AR और MR होता है और यहाँ पर आपकी जो है वो MC कट कर रही होती है। ये आपकी MC, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ये ही आपका प्राइस है, यही आपका यहाँ पर MC है, ये MC है यहाँ पर। तो आपको ये कहा कि जहाँ पर कीमत और MC बराबर होंगे तो आप कहेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होगी, ये भी सही है। जब आप अल्पाधिकार की बात करते हैं तो आप अल्पाधिकार को जो है ऐसे देखते हैं, देखिए इसमें आप एक शॉर्ट रन फिनोमिना पढ़ते हैं, एक लॉन्ग रन फिनोमिना पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आप लॉन्ग रन शॉर्ट रन पढ़ते हैं तो आपको किंग डिमांड दिखता है ये वाला, ठीक है, जहां पर आपका जो है ये MR और यहाँ से आपकी जो है वो MC निकलती है। तो ये MC आपकी हुई, ठीक है। ये MC के ऊपर आपका जो है वो आपको पता ही है, यहाँ से आप सपोज कीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आप जो है वो MC देखते हैं, ये MC आपका हो गया, ये आपका प्राइस, ये प्राइस, ये आपका MC। तो ये भी जो है अल्पाधिकार बाजार में आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं एकाधिकारात्मक। एकाधिकारात्मक बिल्कुल आपकी जो है एकाधिकार जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान करना है कि आपका जो AR कर्व है वो थोड़ा सा मोर फ्लैटर होता है, ये ज़्यादा फ्लैटर होता है, ठीक है। ये आपका AR, ये आपका MR, यहाँ पर आप करेंगे ये आपकी MC, ये आपका जो है AR और ये MC, यहाँ पर भी बराबर नहीं। तो आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वक्र को एक साधन का मांग वक्र कहा जाता है, ठीक है। तो एक साधन का मांग वक्र की बात आ रही है। तो जब आप पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जब आप पढ़ते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो फैक्टर मार्केट होती है हमारी, उस फैक्टर मार्केट में ये हमारा MPP कर्व होता है, MP कर्व होता है, ठीक है ना। और इस MP कर्व के जो जहां पर हमारी ये वेज लाइन होती है, इस वेज लाइन के जो डाउनवर्ड हिस्सा होता है MP का, ये हमारा जो है वो लेबर का डिमांड कर्व होता है, लेबर का डिमांड कर्व होता है। लेकिन इस MP को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस से, यानी कि P से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है MRP, ठीक है। क्योंकि आपका जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका MRP है वही आपका VMP होता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि आपका AR जो है वही MR होता है, आपको पता है ये इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे आपका MR है वही आपका क्या होता है, VMP होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो एक साधन का मांग वक्र होगा वो आपका होगा VMP। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर वो बात कर रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की अगर वो बात कर रहा है, तो वहां पर आपका होगा MRP, ठीक है ना। MRP जो है आपका वहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एकाधिकार या एकाधिकारात्मक की बात करेगा तो MRP, ठीक है। और अगर आपसे पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेगा तो VMP। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से वो आपसे पूछा है तो आपको यहाँ पर VMP जो है वो आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई भी मार्केट का नाम उसने नहीं लिया है, तो यानी कि वो परफेक्ट कंपटीशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है। तो निम्नलिखित में से किस वक्र को एक साधन का मांग वक्र कहा जाता है, तो VMP वक्र को एक साधन का मांग वक्र कहा जाता है। तो दोस्तों क्या आपने ये नया कंसेप्ट सीखा है, तो कमेंट जरूर लिख कीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, यदि मांग डैश 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 है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि कुल व्यय को कमी की ओर ले जाती है, ठीक है ना। ये कहता है कि इफ डिमांड इज डैश 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 एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड्स टू ए डिक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड याद होगा, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, आपने ये जो है वो पढ़ा होगा। तो ये कहता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो कुल मांग में कमी होती है, ठीक है ना। देखिए आप मान करके चलिए कि आपका यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि आप इस प्राइस पर ये टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब प्राइस बढ़ा, ये प्राइस बढ़ा, और ये जो है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राइस जो है वो बढ़ा, ये टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया। तो आपको यही तो देखा है कि वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि हुई और कुल व्यय है उसमें कमी हुई, ठीक है। तो वृद्धि और कमी आपने देख ली। तो यहाँ आपने देखा होगा कि इस जगह पर आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है,
यहाँ आप जब इक्वल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। आप ये अपवर्ड वाली बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी जिसको हम बोलेंगे इलास्टिक है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोर इलास्टिक या इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 128 क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रतियोगी बाजारों का उदाहरण नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जो मार्केट यानी कि जो फॉर्म्स मार्केट होती है, ये आपको ध्यान कर लेना, ये मार्केट नहीं, ये फॉर्म मार्केट की बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्म मार्केट दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आपका होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक, आप पढ़ते हैं ओलिगोपोली, आप पढ़ते हैं मोनोपोली, और इस ओलिगोपोली के अंदर ही आप पढ़ते हैं ड्यूओपोली। क्लियर है बात, ये आपको ध्यान कर लेना है। ये वाला जो डायग्राम है, ट्री डायग्राम, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया तो पहला एकाधिकार आपका उदाहरण नहीं है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण नहीं है। तो एकाधिकार मोनोपोली तो है, हमने पढ़ा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी है, ओलिगोपोली अल्पाधिकार भी है। जो नहीं है वो है आपका विशुद्ध प्रतियोगिता यानी कि प्योर कंपटीशन। तो जो प्योर कंपटीशन है, आपको ये ध्यान कर लेना है, वो प्योर कंपटीशन जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन का के अंदर हम इसको देखते हैं। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन हमारी एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इस आइडियल सिचुएशन का जो रियलिस्टिक रूप हो सकता है वो हो सकता है आपका प्योर कंपटीशन। क्लियर है बात, ये दिया था चैम्बरलिन जी ने। आपको ये ध्यान करना है कि प्योर कंपटीशन जो है वो दिया गया है, चैम्बरलिन ने दिया है, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, और ये इसी का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो आप एग्रीकल्चर गुड्स पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो आपका प्योर कंपटीशन का एग्जाम्पल होता है, जिसे हम कई बुक्स में कई जगह जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं, क्योंकि प्योर कंपटीशन जो है वो सबसेट है, वो पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन का। इसलिए जो एग्रीकल्चर का जो एग्जाम्पल है वो क्योंकि प्योर कंपटीशन का एग्जाम्पल है, उसे क्योंकि वो पार्ट है परफेक्ट कंपटीशन का, इसलिए हम परफेक्ट कंपटीशन के मामले में भी एग्रीकल्चर के जो एग्जाम्पल है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, प्योर कंपटीशन, विशुद्ध प्रतियोगिता, आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकार उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? ये आपको ध्यान कर लेना है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे, नोट को आप अंडरलाइन कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट स्टॉल द एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज? ठीक है ना, कि इंडस्ट्री में आने से जो है बाधित नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। ठीक है, तो क्या चीज जो है वो नहीं रोकेगी? ठीक है, तो वर्तमान फर्मों का भारी विज्ञापन जो है वो रोक सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास में इतना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ना हो तो आप कहेंगे कि भाई इतना मैं एडवर्टीजमेंट कैसे करूं, इतनी बड़ी बड़ी फर्मों से मैं कैसे कम्पिटिट करूं, तो वो आपको ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री से रोक सकता है। ठीक है, तो ये तो रोक सकता है। दूसरा कहता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि आपका जो फर्म का साइज है वो बड़ा हो गया है, इस वजह से आपको कॉस्ट कम आ रही है। तो जो नई फर्म होगी वो इतने बड़े स्केल पर जो है वो काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर सकती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी जो है वो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो ये भी आप करेंगे। फिर आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी। अगर आप जो है वो पुरानी फर्म है और आप जो है वो बड़ी फर्म है, तो आपके पास आधुनिक तकनीक को परचेज करने की क्षमता है और आपने आधुनिक तकनीक को परचेज कर लिया है। लेकिन जो नई छोटी फर्म है वो इतनी बड़े स्केल पे टेक्नोलॉजी को शायद ना ले पाए, इस वजह से भी ये भी जो है वो एक बैरियर का काम कर देता है। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि ये डिमांड जो है वो तो पुश करेगा, वो तो आपको धकेलेगा, वो तो आपको खींचेगा कि भाई एक नई इंडस्ट्री जो है वो आ जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो राइट हो जाएगा। मांग में वृद्धि आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, मांग में वृद्धि। तो आपको ये कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं
प्लीज एक कमेंट जो है वो इस वीडियो में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं कि घटती सीमांत अवसर लागत का तात्पर्य डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लाइज, ठीक है ना। तो घटती सीमांत अवसर लागत का जो मीनिंग है वो क्या होता है, क्लियर है बात। तो देख लीजिए, घटती सीमांत अवसर लागत यानी कि जैसे जैसे आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी, क्लियर है ना बात। जैसे ये था आपका कॉस्ट आ रहा था, फिर ये कॉस्ट आया, फिर आपका ये कॉस्ट आया, फिर आपका ये कॉस्ट आया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है कि डिक्रीजिंग के अंदर आपका जो सीमांत अवसर लागत का जो कॉस्ट है उसमें आपका उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जब हम पीपीसी कर्व को पढ़ते हैं तो हम कनकेव टू ओरिजिन पढ़ते हैं, ठीक है, कनकेव टू ओरिजिन पढ़ते हैं। और कनकेव टू ओरिजिन जो है वो क्या कहता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज करती है, वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपको पता है कनकेव टू ओरिजिन का मतलब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, घटती, यानी कि डिक्रीजिंग के मामले में आपका जो है वो कैसा होगा। तो आपको पता कनकेव तो होगा इंक्रीजिंग के मामले में, तो कनकेव का उल्टा क्या होगा, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स यानी कि ये वाला आप देखते हैं पीपीसी कर्व, ठीक है ना, ये पीपीसी कर्व होगा जहां पर आप कहेंगे कि ये देखिए ये मेरे को मिल रहा था, अब मैंने इतना छोड़ा, मेरे को इतना मिला, अब मैंने जो है वो थोड़ा छोड़ा, देखिए मेरे को ज्यादा मिला, अब मैं थोड़ा और कम छोड़ूंगा, अब मेरे को और भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये देखो आपका छोड़ना पहले ये ज्यादा था, फिर जो है वो कम हुआ, फिर जो है और कम हुआ, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीपीसी कर्व आपका कैसा बना, आईसी कर्व जैसा बना, और आईसी कर्व किसको हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक या एक जो है शॉर्टकट आपको बता देता हूं कि जब आपका डिक्रीजिंग एमओसी होगा तो बनेगा कन्वेक्स, जब आपका इंक्रीजिंग एमओसी होगा तो बनेगा कनकेव, ठीक है। और जब आपका कांस्टेंट एमओसी होगा यानी कि कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। पीपीसी आपके जो हैं वो कैसे बनेंगे, जब आपका डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो कन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो कनकेव टू ओरिजिन बनेगा, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में एक जो है आप जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक सीधी रेखा धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र जो कीमत एक्स को काटता है दर्शाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है और इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बच्चे जो है वो लगातार गलतियां करते हैं, तो इसको आप जरूर समझ करके जाइए। देखिए क्या कहता है कि एक सीधी रेखा धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र, तो जब आपकी जो इलास्टिसिटी सिखाई जाती है आपको, तो आप ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी आपको यहाँ से ऐसे सिखा दी जाती है कि देखिए यहाँ पर जो है आप इतना ले रहे हैं, फिर आप जो है वो इतना ले रहे हैं, फिर आप जो है वो इतना ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जितना आपने छोड़ा, जितना आपने बढ़ाया उतना ही आपका यहाँ बढ़ा, तो ये इकाई के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान करना है कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही क्या है आज हम देख लेते हैं। अगर आपका जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ से ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, ठीक है, कोई भी सप्लाई कर्व है, या फिर आप जो है ये सप्लाई कर्व देख पा रहे हैं जहां पर ये ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है। आपको ये ध्यान करना है कि जितने भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकल सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सप्लाई कर्व के ऊपर, इन सभी सप्लाई कर्व के ऊपर, ये जो सारे सप्लाई कर्व आप देख पा रहे हैं इन सभी के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इक्वल टू 1 है। ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। फिर आप देखते हैं दूसरा, जहां पर आपका जो सप्लाई कर्व है वो यहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है, देखिए ये सप्लाई कर्व आपका निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब सप्लाई कर्व निकल रहा है तो ये जो है आपका, ये आपका हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ से निकल रहे हैं, ओ वाई एक्सिस से निकल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप ओ वाई एक्सिस से जो है वो सप्लाई कर्व निकाल रहे हैं, ये देखिए ये निकल गए, ये निकल गए, है ना। तो ये आपके कहलाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1। ये आपको ध्यान कर लेना है।
तो जब आपके ओरिजिन से निकलेंगे, ये आपके ओरिजिन से निकल रहे हैं, तो आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, जब वो ओ एक्स से निकल रहे हैं तो लेस देन 1। अब दोबारा से देखो क्या कहता है, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई करो विच इंटरसेक्ट द प्राइस एक्सिस, ठीक है ना, प्राइस एक्सिस पर आ रहा है, ये आपको ध्यान करना। और प्राइस एक्सिस कौन सा होता है, ओ वाई एक्सिस को हम प्राइस एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ओ वाई एक्सिस पे प्राइस एक्सिस को बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो आपका यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ जी है वो ग्रेटर देन 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है ई एस ग्रेटर देन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रतिष्ठित अवधारणा में कीमत स्तर के संदर्भ में पूर्ति वक्र का आकार होता है। प्रतिष्ठित अवधारणा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जहां पर हम प्रतिष्ठित क्लासिकल कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्योंकि वो एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो पाया जाता है। ये आप पढ़ते ही हैं कि जो क्लासिकल है वो ये मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी कि जितना अर्थव्यवस्था में पैदा हो सकता है उतना हो गया, यानी कि इतना हो सकता है, तो यानी कि सप्लाई आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये सप्लाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। जब ओ वाई के पैरेलल हो गई और सप्लाई कर्व जो है आपका ऐसे एक वर्टिकल पर खड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपकी जो सप्लाई है वो पूर्णतः बेलोसदार है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कहता है कि यदि MPC 4/5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, इफ MPC इज 4/5 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो आप देखिए MPC 4/5, तो आप इसको कर लेते हैं 4/5 को आप करेंगे तो 0.80 जो है आपको यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, गुणक का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC, और MPC क्या है आपकी 0.8, तो आप कहेंगे 1/1 माइनस 0.8, तो आप कहेंगे 1/0.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप देखिए 5 जो है आपका सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 5 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, हु स्टेट द सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। तो आप इसको पढ़ते आए हैं और आपको पता है कि ये जो नियम है ये कहा है JBC ने, और इसे JBC का मार्केट लॉ जो है वो कहा जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि सप्लाई जो है वो अपने आप अपनी मांग को निर्धारित करती है। तो क्यों कहा इन्होंने कि वो जो सप्लाई है वो अपने आप अपनी मांग को निर्धारित करती है, तो जैसे आप सपोज कीजिए मैंने ये एक चीज का प्रोडक्शन किया, यानी कि ये सप्लाई मैंने की, तो इस सप्लाई की को बनाने वाला जो वर्कर है, ठीक है ना, उसको उसकी क्या मिलेगी, वेज मिलेगी, उसको उसकी वेज मिलेगी। तो जब इस वर्कर को उसकी वेज मिलेगी तो ये वेज जो है उसकी इनकम है, और उसकी इनकम जो है वो जब खर्च करेगा तो क्या बनेगी, डिमांड बनेगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर ये बन रहा है तो उसको वेज मिल रही है, अगर उसको वेज मिल रही है तो वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बारीकी से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है या वो कुछ रेशियो को जो है वहां पर खर्च कर रहा है। अकॉर्डिंग टू JBC, ये आपको ध्यान कर लेना, JBC के अकॉर्डिंग जो है वो पूछते हैं, तो आप कहेंगे कि जितना उसका इनकम है वो अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड कर देता है और बिना देरी लगाए स्पेंड कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, JBC का ये नियम है जो ये कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इस वीडियो में आपको कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का, और हम देखते हैं क्या कहता है कि एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त किया जाता है तब। तो एक वस्तु की उपभोग की स्थिति यानी कि इन केस ऑफ कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एक स्थिति के में या दो वस्तु की स्थिति में हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कार्डिनल अप्रोच, यानी कि ये कार्डिनल अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच किसने दी, ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कब दी और कौन सी बुक में जो है ये देखने को मिलती है ये आप बताएंगे, ठीक है।
कार्डिनल अप्रोच जो है वो किसने दी है, कब दी है और कौन सी बुक में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो है ये कहते हैं कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो डिमिनिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि MU(x) बाई PX इज इक्वल टू MUM होगा, तभी जो है आप ये कहते हैं कि वहां पर जो है उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि वो कंडीशन है जहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप इसको ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं जो है MUM को इधर ले आऊं और PX को इधर ले आऊं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि MU(x) बाय MUM इज इक्वल टू PX। ठीक है, यानी कि वस्तु की कीमत, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। देखो ये यहाँ पर वस्तु की कीमत है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स गुड की सीमांत उपयोगिता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। ठीक है, ये आ गया आपका वस्तु की कीमत, ये वस्तु की कीमत सही है। फिर आप कहते हैं वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यस, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सेट बैठ रहा है, ये यहाँ पर सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया उपभोक्ता की आय, लेकिन यहाँ पर क्या है, वस्तु की कीमत, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में जो है आपको इसके इक्वल जो है वो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो है वो आपका एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन को बताता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कौन से कंसेप्ट जो है आपको अच्छे लगे, क्या आपको आज नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम उसी के लिए आते हैं, तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक कमेंट जो है वीडियो के अंत में जरूर डालें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे परफेक्ट नॉलेज के साथ। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।